लेक्चर में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए दो हेडिंग क्लास में उठाया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। ये ऐसे टॉपिक है जिनका संबंध पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ है, तो इसलिए इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने दो हेडिंग को उठाया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। क्या बताया था, हम 5 मिनट में पिछली बात को रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे फट से, ताकि जो नया बैठा है वो भी हम लोग के साथ मिल जाए। हाँ, हमने ये कहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये है न्यूक्लियस। ये उसकी पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, ठीक है। जो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं, सारे प्रोटॉन का कंप्लीट अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाता, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ये एक रुकावट का काम करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को वैलेंस शेल तक पहुंचने नहीं देते। जो भी न्यूक्लियर फोर्स, जो भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगता है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको इंडिकेट करते हैं जेड स्टार से। और जो न्यूक्लियर फोर्स लॉस हो जाता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाता, उसे बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग, जिसका सिंबल है सिग्मा। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियाई के अंदर है, एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जिसको इंडिकेट करते हैं जेड से, एटॉमिक नंबर से, ठीक है। इन तीनों का आपस में संबंध बताया था, इफेक्टिव चार्ज, शील्डिंग और जेड का। हाँ, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जो भी न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है उसे बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि एटम की प्रॉपर्टी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, तो हम बात भी वैलेंस शेल की ही करेंगे और कहेंगे जो भी न्यूक्लियर फोर्स, जो भी प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव होता है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो न्यूक्लियर फोर्स लॉस हो जाता है, नहीं लग पाता, उसे बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और फिर इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो पहला था नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी, बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो डिस्टर्बेंस भी बढ़ती जाएगी, रुकावटें भी बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब शेल बढ़ेगी तो शील्डिंग वैल्यू बढ़ेगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घट जाएगी, ऐसा हमने बताया था, है ना। अच्छा, दूसरा, शेल के अलावा नेचर ऑफ सब शेल का भी असर पड़ता है। नेचर ऑफ सब शेल, सब शेल से मतलब मेरा क्या है, सब शेल से मेरा मतलब है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। जितनी शेल होती है उतनी सब शेल होती है। शेल के अंदर सब शेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का। वैसे ही जैसे स्कूल में क्लासेस जो डिवाइड होती हैं, क्लासेस के अंदर सेक्शन का डिवीजन होता है और सेक्शन के अंदर बच्चा पढ़ाई करता है। क्लास 10 के बाद 11th में गया तो डिवीजन हो गया कॉमर्स सेक्शन और साइंस सेक्शन का। तो क्लास 11 शेल हो गई और साइंस सेक्शन क्या हो गया, सब शेल हो गया। उस साइंस में भी डिवीजन हो गया मैथ और बायो का, तो ये हो गया ऑर्बिटल। और मैथ सेक्शन में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तुम क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। बोलो क्लियर। तो जैसे स्कूल के अंदर बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्लास के अनुसार, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन जहां मन में आए घुस के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लास 1 का बच्चा क्लास 1 की क्लास में बैठेगा, 2 की क्लास में नहीं जाएगा। बोलो, है ना। सारे बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना स्कूल के अंदर, हर क्लास के अनुसार बच्चे बिठाए जाते हैं, लेवल के अनुसार, एनर्जी लेवल के अनुसार। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन का भी डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर होता है एनर्जी लेवल के अनुसार। और वो एनर्जी लेवल क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसको हम डिफाइन करते हैं आब्बा प्रिंसिपल के अनुसार। आब्बा प्रिंसिपल बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शील्डिंग बढ़ेगा तो इफेक्टिव चार्ज घटेगा, ठीक तो है, सही है, क्लियर। बैठो। हाँ, आगे देखो, सब शेल का असर पड़ता है शील्डिंग के ऊपर। तो जितनी शेल होती है उतनी सब शेल होती है। पहली शेल में केवल एस सब शेल की पॉसिबिलिटी है, दूसरी शेल में 2 सब शेल की पॉसिबिलिटी है, एस और
P। तीसरी शेल में 3 सब शेल की पॉसिबिलिटी है, 3s, 3p और 3d। चौथी शेल में 4 सब शेल की पॉसिबिलिटी है, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, अब इन 4 सब शेल में s सब शेल जो होती है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होती है कंपेयर टू p। क्यों? क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल है। स्फेरिकल होने की वजह से एस सब शेल की जो प्रोबेबिलिटी, संभावना, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगी कंपेयर टू पी। इसलिए देखो 4s को पहले लिखा है, 4p को बाद में, फिर इसके पीछे 4d, फिर लास्ट में क्या रहा, 4f। तो यानी कि चौथी शेल में जो 4 सब शेल है उसमें एस सब शेल की पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता, न्यूक्लियस की ओर आगे बढ़ने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा एस के पास है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता मतलब आगे बढ़ने की क्षमता। स्टूडेंट के अंदर क्लास में आगे आने की क्षमता होती है, हम क्लास में आगे आगे आए, टीचर्स की नजर में आए, ताकि टीचर्स भी हमको उठाए आगे ले जाए। बोलो, तो जो बच्चे एक्टिव होते हैं, जागरूक होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो तैयारी करके क्लास में आके बैठते हैं ताकि टीचर्स की नज़र उस पर पड़ जाए और मेरा भी उद्धार हो जाए, हमको भी वो आगे बढ़ा दे। बात समझ आई कि नहीं? और ऐसा स्टूडेंट हमारी क्लास में कौन है? एस सब शेल, स्फेरिकल शेप है, जिसकी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नज़दीक है और न्यूक्लियाई एस को अंदर की ओर खींच रहा है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट आगे की ओर, न्यूक्लियस की ओर बढ़ कौन रहा है? एस। उसके पीछे कौन बैठा है? पी, फिर डी और फिर एफ। याद रखना, जो सबसे आगे आएगा उसकी शील्डिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी। जो क्लास में आगे आगे बैठेगा वो पिछली वाली बैचों को डिस्टर्ब कर सकता है। भाई जो बच्चा ज़्यादा पढ़ के आएगा तो निश्चित क्वेश्चन करेगा और करके मेरा ज्ञान निकाल के चला जाएगा, सारा का सारा ज्ञान निकाल जाएगा, और जो बिना तैयारी किए आएगा वो देखता ही रह जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा और पीछे होता जाएगा। और जो आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ता जाएगा, पीछे वाले को धक्का मारता जाएगा। तो बताओ, जो सबसे आगे होगा उसकी शील्डिंग पावर भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो पेनिट्रेशन पावर भी एस की ज्यादा और शील्डिंग पावर भी एस की सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा शील्डिंग होगी एस की, फिर पी की और फिर डी और लास्ट में एफ। जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है उसकी शील्डिंग पावर भी ज़्यादा है। जो सबसे आगे आएगा वो पीछे वाले को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। पहली बेंच का स्टूडेंट पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि सबसे आगे है उसका, क्योंकि पीछे वाले सब आगे देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं, पहली बेंच को भी देख रहे हैं। पहली बेंच से जरा भी डिस्टर्बेंस होगी तो पूरी क्लास हलचल में आ जाएगी, और पिछली बेंच से कोई हरकत होती है तो आगे वाले को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जो सबसे आगे है, पेनिट्रेशन जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी शील्डिंग पावर भी ज़्यादा है। बात समझ में आया? याद रखना, एक एक चीज़ का बड़ा महत्व है। एक एक पॉइंट से कई प्रॉब्लम का आंसर छिपा है इसके अंदर, जिसका महत्व आप बताएंगे आगे चल के। आगे देखो, चूंकि एस की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है? जवाब इतनी ज़्यादा है कि चौथी शेल का 4s 3d को भी पेनिट्रेट करके उसके आगे आता है। अब पांचवी शेल का जो 5s होगा वो 4d और 4f को पेनिट्रेट करके आगे आ जाता है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है, एस सब शेल की पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस की तरफ बढ़ती चली जाती है। 4s ने केवल 3d को पेनिट्रेट किया हुआ है, 5s ने 2 सब शेल को पेनिट्रेट किया है, 4d और 4f, और 6s ने 3 सब शेल को पेनिट्रेट किया है। बताया था कल हमने। बोलो क्लियर? समझ में आया? और इसका एग्जाम्पल हमने ये दिया था कि पोटेशियम में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, एटॉमिक नंबर 19, तो 19वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था, जबकि न जाके कहाँ गया? 4s में गया। क्यों? क्योंकि 4s की पेनिट्रेशन पावर 3d से ज़्यादा थी। चलो ठीक है, 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में गया, 20वां भी 4s में जाएगा, लेकिन 21वां, 22वां, 23वां तो d में जाएगा। वेनेडियम में इलेक्ट्रॉन जब भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में तो जा चुका है, और उसके बाद 3d में जाएगा। हाँ, इसका पता 23 है ना, तो 3d 3 हो जाएगा। लेकिन जब भरने के बाद इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाएगा तो वो कहाँ से निकलेगा? 4s निकलेगा कि 3d से निकलेगा? तो हमने आंसर दिया था 4s से निकलेगा, 3d से नहीं निकलेगा। लेकिन फिर क्वेश्चन मन में उठा था कि भरते समय जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में गया तो निकलना भी 3d से चाहिए था। नियम के अनुसार 3d से निकलना चाहिए था, लेकिन सारी किताबों में लिखा है निकलता है 4s से। तो क्यों निकलता है?
इसका जवाब हमने काल्पनिक तौर पे दिया था। और उस काल्पनिक का जवाब क्या था कि भरने से पहले स्थिति क्या होती है, 4s अंदर होता है, 3d बाहर होता है, क्योंकि 4s की पेनिट्रेशन पावर 3d से ज़्यादा है। भरने से पहले स्थिति ये है पोटेशियम की, 4s और ये है 3d, ये है 3d। भरने से पहले न्यूक्लियस के नज़दीक देखो 4s है, 4s नज़दीक है और 3d न्यूक्लियस से दूर है। बोलो है कि नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो सबसे नज़दीक होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा भी जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में गया, 4s में गया। 19वां भी 4s में गया, 20वां भी 4s में गया, लेकिन 21वां 3d में जाएगा, 22वां भी 3d में, 23वां भी 3d में जाएगा, 3d3। बोलो जाएगा कि नहीं। लेकिन जब बात निकालने की होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था बाहर से, मतलब 3d से निकलना चाहिए, लेकिन निकलता कहाँ है, 4s है। क्यों, इसका जवाब ये दिया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा, साथ ही साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन, ये न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज 4s को भी अंदर खींचेगा, 3d को भी अंदर खींचेगा, लेकिन 3d को ज़्यादा खींच लेगा कंपेयर टू 4s। क्यों, क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है। इसलिए फाइनली होगा क्या, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 3d अंदर और 4s बाहर, 4s बाहर हो गया और 3d अंदर हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो बताओ अंदर से निकलेगा बाहर से निकलेगा, बाहर से, 4s से निकलेगा, 3d से नहीं। पहले 4s से, अब 4s खाली होने के बाद तब तो 3d से निकलेगा, लेकिन पहले 4s निकलेगा, बाद में 3d से। ये जवाब हमने कल दिया था, सारी बात को हमने रिवाइज कर लिया। अब बात ये है कि हम कैसे माने कि 4s से निकलेगा, 3d से नहीं निकलेगा। इस बात को स्लैटर ने अपने मैथमेटिकल डाटा से कुछ एनालाइज करके कुछ रूल बनाया और उस रूल से इस बात को प्रूफ कर दिया। अब वो क्या है उसको हम आज सीखेंगे। हेडिंग दो, स्लैटर रूल। स्लैटर रूल, स्लैटर रूल। हाँ, स्लैटर रूल क्या है इसको पहले समझ लिया जाए। स्लैटर रूल, इस रूल से हमको और भी फायदा है। केवल ये दो प्रॉब्लम के लिए हम स्लैटर रूल नहीं समझा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी समझा रहे हैं कि इस रूल के द्वारा हम किसी आयनिक कंपाउंड में आयन का रेडियाई निकाल सकते हैं। किसी आयन का रेडियस निकालना हो या किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालना हो, उसमें भी ये तुमको हेल्प करेगा। तो इसलिए हम ये रूल सीख रहे हैं, स्लैटर रूल। तो देखो, इस रूल के माध्यम से हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय दिस रूल वी कैलकुलेट effective nuclear charge on last electron of valence shell। ठीक है, इस रूल के द्वारा हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका रूल ये है कि सबसे पहले हम उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे जिसका हमको निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है, ये आब्बा के अनुसार नहीं लिखना है, क्वांटम नंबर के अनुसार लिखना है। क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल, पहली शेल में केवल s की पॉसिबिलिटी होती है, दूसरी शेल में 2s और 2p की पॉसिबिलिटी होती है, तीसरी शेल में 3 सब शेल की पॉसिबिलिटी है, 3s 3p 3d, चौथी शेल में 4 सब शेल की पॉसिबिलिटी है, 4s 4p 4d 4f।
पांचवी शेल में 5 सब शेल की पॉसिबिलिटी है, 5s, 5p, 5d, सो ऑन। बोलो ऐसे होगा ना? बोलो। ये क्वांटम नंबर के अनुसार हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्योंकि हमको आबाह को तो साबित करना है, आबाह का ही प्रूफ करने जा रहे हैं हम। तो आबाह को जिसको प्रूफ करना है उसकी हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शुरुआत करेंगे क्वांटम नंबर से और प्रूफ कर देंगे आबाह प्रिंसिपल को। बात समझ में आई? नोट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटेन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटेन इलेक्ट्रॉनिक configuration written in the following order, in the following order, and make a group, make a group। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है? ग्रुपिंग का नियम क्या बताया इस लेटर ने? ग्रुपिंग का नियम यह है कि एक ही शेल का एस और पी सब शेल को एक ग्रुप में रखना पड़ेगा और पी और डी को अलग अलग ग्रुप में। क्या बोला हमने? एक ही शेल के एस और पी सब शेल को एक ही ग्रुप में रखना है और डी और एफ को अलग अलग ग्रुप में रखना है। जैसे देखो सामने बताओ, एक ही शेल है ना, ये एक ग्रुप, एक ही शेल का एसपी है एक ग्रुप, एक ही शेल का एसपी है एक ग्रुप, लेकिन डी का ग्रुप अलग। एक ही शेल का एसपी एक ग्रुप में रहेगा, डी अलग, एफ अलग। एक ही शेल का एस और पी एक ग्रुप में रहेगा, डी अलग। यह है ग्रुपिंग का नियम। इस तरह से तुमको ग्रुपिंग बनानी है। बोलो समझ में आया? एक ही शेल का एस और पी सब शेल एक ही ग्रुप में होगा और डी अलग ग्रुप में, एफ अलग ग्रुप में रखा जाएगा। यह है ग्रुपिंग का नियम। किसने दिया है? स्लैटर ने। बना लिया ग्रुपिंग और उसके बाद डॉन भर दिया। भरते समय याद रखना, एस सब शेल में तुम मैक्सिमम 2 भर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। एस में 2, पी में 6, 2, पी में 6, डी में कितना भर सकते हो? 10, है ना? ऐसे ही भरते जाना है और जहां इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए वहीं जाके रुक जाना है। आखिर इलेक्ट्रॉन तो कहीं खत्म होगा। जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एटम के अंदर होंगे उतना ही ना भरोगे तुम। जिस एटम की बात करेगा तुमको उसका एटॉमिक नंबर पता है, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है तुम उसमें भर डालो। भरते समय याद रखना, एस में तुम मैक्सिमम 2 भर सकते हो, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 भर सकते हो। आखिर कहीं तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा खत्म होगा, जहां खत्म हो जाए वहीं रुक जाना। मान लो यहाँ 4s में 2 भरा और 4p में 3 भरते भरते इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। बात समझ में आई? तो जहां खत्म हो जाए वो हो गई तुम्हारा लास्ट वैलेंस शेल, और ये हो गया वैलेंस शेल का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस पर तुम्हें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तुम्हें उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को चॉइस कर लेना है जिस पर तुम निकालने जा रहे हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नोट करो, नाउ चॉइस या सेलेक्ट द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस। Now choice या select the last electron of valence shell for which effective nuclear charge is calculated. Effective nuclear charge calculated. उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को चॉइस कर लो जिस पर तुम निकालने जा रहे हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो बात समझ में आया? और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां? वो है 4p3 में है।
4p का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस पर हमको निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको हमने चॉइस कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, अब इस जिसका तुमने सेलेक्ट किया है, जिसका तुमको निकालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके फॉर्मूला तुमको कल बता चुके हैं, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब तुमको इस लास्ट इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो उसके लिए तुमको दो चीज पता होना चाहिए, जेड और सिग्मा। जेड बताओ क्या है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी तो होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन तुमने भरे हैं वही एटॉमिक नंबर है। उस एटॉमिक नंबर को उठा के यहाँ रख सकते हो कि नहीं? रख दोगे। अब क्या चाहिए? शील्डिंग, रुकावट। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कितनी रुकावटें हैं? तो जब आप इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर इसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हो सब रुकावटें हैं, सब रुकावटें हैं। और हमने कहा था तुम जितना नजदीक आते जाओगे शील्डिंग पावर बढ़ती जाएगी। बोलो कहा था कि नहीं? सबसे ज्यादा शील्डिंग उसकी होगी जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। न्यूक्लियाई यहाँ है, ये न्यूक्लियाई है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, इस चॉइस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन की होगी, और जैसे नजदीक आएंगे शील्डिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो शील्डिंग पावर कितनी होगी? स्लेटर ने कुछ मैथमेटिकल डाटा को एनालाइज करके इसका एक रूल बना दिया है, और सबकी शील्डिंग अलग अलग दे दी है, और दिया यही है कि जैसे नजदीक आएंगे शील्डिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग निकाल के टोटल शील्डिंग उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमको इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। अब बात यह है कि सारे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कितनी है, वो हम तुमको रूल के माध्यम से बताते जा रहे हैं। नोट करो, दो लाइन लिखो। ऐड पहले दो लाइन लिख लो। ऐड द शील्डिंग कंट्रीब्यूशन, ऐड द शील्डिंग कंट्रीब्यूशन for each electron, add the shielding contribution for each electron other than last electron। ठीक है, उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितने भी अदर इलेक्ट्रॉन हैं सबका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन क्या करना है? जोड़ देना है, और जोड़ के उठा के यहां रख देंगे, हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। तो शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना है सारे इलेक्ट्रॉन का, इसके लिए स्लेटर ने क्या नियम दिया है? दो नियम दिया है। स्लेटर ने यहाँ दो नियम दिया है। पहला नियम दिया है कि यदि आपका चॉइस इलेक्ट्रॉन किसी sp के अंदर है तो आप पहला रूल फॉलो करोगे, और यदि चॉइस इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट इलेक्ट्रॉन d और f के अंदर पाया गया तो दूसरा रूल फॉलो करोगे। दोनों के लिए अलग नियम है। मेरा इस समय चॉइस कहाँ पर है? s और p के अंदर है। p के अंदर चॉइस है तो फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे। नोट करो, if choice electron present in NS&P group, if choice electron present in NS&P group, यदि चॉइस इलेक्ट्रॉन किसी NS&P ग्रुप के अंदर है तब, तो उस केस में शील्डिंग कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस पर स्लेटर ने क्या नियम दिया है। पहला नियम, हाँ यहाँ पहले हम दो पार्ट कर देंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ठीक सामने लिखेंगे कंट्रीब्यूशन टू शील्डिंग for each electron of this type। कंट्रीब्यूशन कितना होगा शील्डिंग का ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस टाइप, उस पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना होगा। हाँ, ए रूल, चार रूल है ABCD करके, यहाँ चार रूल स्लेटर ने दिए हैं, और याद रखना ये चार रूल तभी फॉलो करोगे जब तुम्हारा चॉइस इलेक्ट्रॉन NS&P ग्रुप के अंदर है, तभी ये चार रूल फॉलो करना। और DF में जाएगा तो रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा।
हाँ, स्लेटर ने ये बोला कि जो भी आप इलेक्ट्रॉन चॉइस करेंगे उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के बाहर कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 0, कोई शील्डिंग कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया? जो भी हम इलेक्ट्रॉन चॉइस करेंगे उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 0। ये है पहला रूल ए। all the electron other than choice electron, all the electron other than choice electron, shielding contribution 0, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बोलो ये समझ में आया? पहला रूल ये है, जो भी आपने इलेक्ट्रॉन चॉइस कर लिया है उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0। अब क्वेश्चन मन में आएगा तुम्हारे कि जब आपने वैलेंस शेल का अंतिम इलेक्ट्रॉन चॉइस कर ही लिया है तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो फिर ये नियम क्यों बनाया गया? बोलो बात समझ में आया? तो स्लेटर ने इसलिए नियम बनाया, समझो जैसे कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसकी वैलेंस शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक बगल में कोई दूसरा एटम होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा। बताओ एटम तो बहुत सारे होते हैं, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर, हाँ, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग का काम होगा वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे, बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन का इसकी शील्डिंग से कोई मतलब नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अब जैसे ये क्लासरूम चल रही है, बगल में एक क्लासरूम और भी है, मान लो उसमें से क्लास चल रही है, उधर बच्चे बातचीत कर रहे हैं, क्या उनकी बातचीत करने से तुम्हारे पर असर पड़ेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो वो क्या हो गया? आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन चॉइस। इस क्लास के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या है? आउटसाइड हो गया, उसका कोई शील्डिंग से कोई मतलब नहीं है। बोलो बात समझ में आया? हाँ, बी रूल क्या बताया स्लेटर ने कि जो भी इलेक्ट्रॉन आप चॉइस करेंगे उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचे इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के अंदर है उस बचे इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। 0.35। तो बताओ इस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बोलो कैसे गिनते हो जी? ध्यान सुना करो, तुम लोग बात को ध्यान से नहीं सुनते। इस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा बताओ तुमने चॉइस कौन सा है? 4p का तीसरा ना चॉइस किया है? 4p का तीसरा इलेक्ट्रॉन तुमने चॉइस किया है ना, तो उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 ये बचे और 2 यहां बचा, 4 ना बचे, तो 2 क्यों बोला? ध्यान से सुना करो ना, बात को ध्यान से एकदम अलर्ट होकर सुनो। हल्का होकर लूज लाज होकर बैठोगे ना तो ज्ञान भी ऐसे निकल जाएगा, तो फायदा क्या बैठने से? आए हो तो पूरी बात लेके जाओ, आधी बात लेके जाओगे ना तो नुकसान में रहोगे, समझ लेना। लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान असफलता की निशानी है। पॉजिटिव जगह नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। फायदा क्या हुआ आने से? बात को समझो। इस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस ग्रुप में बचे कितने? 2 और 2 4। उसमें हर इलेक्ट्रॉन की, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होगी 0.35। यह बी रूल। ऑल द इलेक्ट्रॉन other than choice electron in the same, बातें हमसे करो, आपस में नहीं। केवल हमसे बात कर सकते हो, और वो भी हाथ उठा के डिसिप्लिन के साथ। ये कोई सब्जी मंडी नहीं जहां मन में बात करना शुरू कर दो आपस में। All the electron other than choice electron in the same group, एक ही ग्रुप के जो बचे इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। यह है बी रूल। इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, स्लेटर ने बताया। हीलियम का केस आता है। मान लो हीलियम के लिए ये 0.30 रहेगा, बाकी सबके लिए 0.35 चलेगा। हीलियम के लिए 0.30, बाकी सब के लिए 0.35।
मान लो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2, तुमने एक चॉइस कर लिया तो बताओ एक बचा कि नहीं? उस एक बचे के लिए 0.30 रहेगा, बाकी सबके लिए, बाकी हर जगह 0.35। हाँ, सी रूल क्या बोलता है? सी रूल ये कहता है कि उस ग्रुप के बाद अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली शेल, तुमने इलेक्ट्रॉन मान लो चॉइस किया एन शेल के अंदर, चौथी शेल में चॉइस किया है, तो ठीक उसके अंदर वाली शेल बताओ तीसरी शेल हुई कि नहीं? तुमने इलेक्ट्रॉन जो चॉइस किया है वो चौथी शेल का इलेक्ट्रॉन चॉइस किया है, तो चौथी शेल के ठीक अंदर वाली तीसरी शेल हुई कि नहीं? उस तीसरी शेल के सारे इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग 0.85। लिख लो फिर मत पूछना। ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 shell, all the electron present in n-1 shell, shielding contribution 0.85 per electron, 0.85 per electron। अब बताओ कितने बचे अंदर? 10 यहां बचे, यहां 6 भराएगा ना, 6 होगा ना, पी में 6 भर सकता है ना, 10 6 16 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग हो जाएगा 0.85 इंटू 18। बोलो बात समझ में आया? अच्छा देखो, एक ही ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग स्लेटर ने कहा 0.35 और अंदर वाले के लिए कितना बोला? 0.85। जरा ध्यान दियो, जैसे नजदीक आ रहे हो शील्डिंग वैल्यू बढ़ रही है। ये तो बात तुमसे पहले ही बोल रहे थे कि जितना नजदीक आते जाओगे शील्डिंग पावर बढ़ती जाएगी। जो क्लास में आगे बैठा है वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन पीछे वाला आसपास डिस्टर्ब करेगा, आगे को पता भी नहीं चलेगा। अब तो अभी रनिंग क्लास में 2 बच्चे आके बैठे हैं, तुम पीछे वाले को सबको पता है, इनको पता भी नहीं होगा पीछे क्या हुआ। बोलो पता चला? 2 लोग आके बैठे हैं अभी पीछे, पता ही नहीं है, लेकिन उन सबको पता है। रनिंग क्लास में आए बीच में, बोलो है कि नहीं? और यही 2 लोग आगे आके बैठ गए होते तो सबको पता चल जाता। बोलो है कि नहीं? तो बस वही है, जैसे नजदीक आते जाएंगे शील्डिंग पावर बढ़ती जाएगी। अब देखो ये है डी रूल, लास्ट रूल है। लास्ट रूल क्या बोलता है? अब इसके बाद जो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए सबकी शील्डिंग हो जाएगी 1 पर इलेक्ट्रॉन। हाँ लिखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट further inside having shielding contribution 1 per electron। all the electron present further inside, अब जो further inside इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग हो जाएगा 1 पर इलेक्ट्रॉन। फर्दर इनसाइड शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 1। अब यहां से यहां तक जितने भी इलेक्ट्रॉन देख रहे हो सबका शील्डिंग हो जाएगा 1। कितने हैं? 6 2 8 और 2 10, तो 10 इंटू 1 मतलब यहां तक की शील्डिंग होगी 10, और यहां तक की शील्डिंग 10 6 16 18, 18 इंटू 0.85, और यहां तक की शील्डिंग कितने? 2 और 2 4, 4 इंटू 0.35, और सबकी शील्डिंग जोड़ के टोटल शील्डिंग यहां रख दो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल गया। बोलो बात समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना, ये रूल तभी लगाना जब चॉइस इलेक्ट्रॉन sp ग्रुप में रहेगा, तब का ये नियम है। मान लो चॉइस इलेक्ट्रॉन किसी d या f ग्रुप में चला गया तब, तो उस केस में a और b रूल तो वही रहेगा, इसको मिला करके एक कॉमन रूल हो जाएगा, बस ये चेंज होगा। नोट कर लो इसको भी। इफ चॉइस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ND-NF ग्रुप, if choice electron present in ND-NF group, then rule A and B is the same. Rule A and B is same. Rule A and B is the same. But rule C and D undergo change.
Rule A and B same, but rule C and D undergo change. हाँ, क्या चेंज है वो लिखवा दे इसको, क्या चेंज हुआ। अच्छा, हम आगे बढ़ गए, एनडी एनएफ ग्रुप में पहुंच गए, लेकिन हमको ये बताओ पहले एनएस एनपी ग्रुप का जो हमने नियम बताया ये समझ में आया? हम आगे बढ़ गए, लेकिन पहले पिछला समझ में आया तो हम आगे बढ़े। अब जैसे हमने अभी समय चॉइस कौन सा किया था, 4p का तीसरा चॉइस किया था, और इस पर निकालना था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो बताओ हमको जेड की वैल्यू क्या रखना चाहिए था? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन गिनो? 3 2 5 15, 15 8 23 8 30, उसमें 2 जोड़ो 30, तो यहां 33 रखाएगा। बोलो। अच्छा, इसमें शील्डिंग कितना रखे? शील्डिंग हमने जब ये चॉइस कर लिया है तो आउटसाइड का शील्डिंग 0। अच्छा, इस ग्रुप में बचे कितने? चॉइस के अलावा बचे कितने? 2 यहां बचे, 2 यहां बचा, तो कितना हुआ? 4। तो 4 × 0.35 प्लस। अच्छा, उसके बाद अंदर वाली शेल के लिए 0.85 बताया गया है। 0.85 10 6 16 2 18, तो हो जाएगा 18 × 0.85 प्लस। अब बचे कितने? 6 2 8 2 10, और अंदर वाले की शील्डिंग कितना बताया? 1, तो हो जाएगा 10 × 1। अब सॉल्व कर देंगे तो हमको जेड स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। कितना है? जब सॉल्व करके देखो, सॉल्व कर कितनी वैल्यू आई? कितनी आई वैल्यू? 6.30 6.30 यही आ रहा है? बोलो, यही वैल्यू आ रही है? मतलब ये तुमको क्या इशारा कर रहा है कि इस एलिमेंट के न्यूक्लियस में 33 प्रोटॉन है, 33 प्रोटॉन, लेकिन वैलेंस शेल तक पहुंच कितना रहा है? मात्र 6.3 प्रोटॉन का अट्रैक्शन पहुंच रहा है, बाकी सब लॉस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग 6.3। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, अब मान लो चॉइस पूछना है, पूछना, बोलो बोलो बोलो। मैजिक, हाँ, तो पहले में तुमने 2 फिर 8 फिर 18 भरा ही है, लेकिन मैजिक नंबर में सीधा तुम 18 भरोगे ना, लेकिन मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 18 नहीं है, उसके अंदर कम है, तो वो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में जा रहा है इसको पता करने के लिए तुमको एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो वही तो किया हमने। मान लो आउटर में 6 जा रहा है, तो तुम जानते हो एस में 2 भरोगे और पी में 4 भरोगे, इसका मतलब 6 में से अंतिम इलेक्ट्रॉन पी के अंदर गया है। बोलो, तो आखिर ये पता होना चाहिए ना कि अंतिम किस में गया, एस पी में गया कि डी में गया, तो उसी हिसाब से ना हम रूल अप्लाई करेंगे। एफ में नहीं, बता, इसमें तुमको कोई दिक्कत हो रही क्या जो तुम रूल को बदल रहे हो? अरे स्लेटर ने 10 साल मेहनत करके रूल बनाया है, इसलिए झटके में तुम नहीं बदल सकते ना। हाँ, सही आता है, तो इसमें कोई गलत आ रहा है तो इसको अपना लो ना। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम फंस रहा है तो बात करो ना। बदलो नहीं रूल, ये रूल उसकी मेहनत से निकला ही है। अब उसके फायदे क्या है हमको ये उठाना है, इससे हमको फायदा क्या है, पहले रूल समझेंगे तब ना फायदा बताएंगे। ठीक है ना? बैठो,
देखो सामने, यदि मेरा चॉइस इलेक्ट्रॉन डी एफ के अंदर चला गया तब क्या करेंगे? तो रूल ए और बी तो वही रहेगा और सी डी हटा के एक कॉमन रूल बन जाएगा, है ना। अब क्या कॉमन रूल होगा देखो सामने, इसके लिए हमको चॉइस पहले डी में डालना होगा तब ना बताएंगे। तो हमने क्या किया, एस पी में पहले 6 भर दिया और डी में भर दिया 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमने डी का 8वां इलेक्ट्रॉन चॉइस कर लिया है। इस समय मेरा चॉइस कहाँ पे है? डी के अंदर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी रूल तो वही फॉलो करेंगे लेकिन सी डी की जगह एक कॉमन रूल फॉलो करेंगे, है ना। ए रूल क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आप चॉइस करेंगे उसके आउटसाइड के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग 0 हो जाएगा, ए रूल। बी क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आप चॉइस करेंगे उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा उस ग्रुप में बचे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कितनी हो जाएगी? 0.35। तो हमको ये बताओ, इस चॉइस इलेक्ट्रॉन जो 8वां है इसके अलावा इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने बचे? हाँ 7 बचे। तो 7 इंटू 0.35, ये है रूल नंबर बी। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, सी डी की जगह कॉमन रूल क्या होगा? स्लेटर ने ये कहा कि इस एनडी ग्रुप के लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका शील्डिंग हो जाएगा 1। मतलब ये भी 1, ये तो 1 था ही, ये तो 1 था ही, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8, 8 10 18, 18 8 कितना? 24 में 8 जोड़ो 30, 32, 32 और 2 34, तो हो गया 34 इंटू 1। बोलो समझ में आया? अब जो बोलोगे वही लिखेंगे ना। कितना बताओ? 36। ये आ गया टोटल शील्डिंग। अब टोटल शील्डिंग उठा के हम रखेंगे यहां पर और टोटल इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे तो हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा कि नहीं? नोट कर लो इसको। क्या लिखा है? पहले मिला लो कहां तक लिखा है। इफ चॉइस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NDNF ग्रुप देन रूल A and B इज द सेम बट रूल C and D अंडरगो चेंज। क्या चेंज है? पैरा चेंज करके लिखो। पैरा चेंज करके, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, all the electron present on the left side, present on left side NDNF group, all the electron present on the left side of NF group having shielding contribution is 1। शील्डिंग कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 हो जाएगा। मतलब पूरी वैल्यू 1 हो गई। पहले 0.85 से 1 हुआ था, अब सीधे 1 हो गया। बोलो बात समझ में आया? ये है NDNF का रूल है और NSNP का तो पहले लिखवा चुके हैं। अब स्लेटर रूल तुम सीख चुके हो। अब तुम्हारे सामने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके हम दिखाते हैं और फिर तुम हमको सॉल्व करके दिखाना, ठीक है? सामने देखो, रूल हो गया, मेरा काम खत्म। सामने देखो, जैसे मान लो तुमको दिया लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और कहता है इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पर निकालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमसे कह रहा है और हमको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z माइनस सिग्मा। हाँ, सबसे पहले हम लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने भर लिया। हाँ, ग्रुपिंग कर लिया। ग्रुपिंग पर तो नियम है। और हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन चॉइस कर लिया जिस पर हमको निकालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका निकालना हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बताओ इसमें चॉइस इलेक्ट्रॉन बताओ एस ग्रुप के अंदर है ना, एस और पी के अंदर है ना, तो मतलब ABCD पूरा रूल फॉलो करेगा। ए रूल क्या बोलता है कि जो भी आपने चॉइस कर लिया है इसके आउटसाइड का शील्डिंग 0, ए रूल बोलता है। बी क्या बोलता है
कि जो भी इलेक्ट्रॉन आप चॉइस करेंगे उस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचे इलेक्ट्रॉन होंगे उस ग्रुप के अंदर उसका शील्डिंग 0.35। तो बताओ इस चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कोई नहीं बचा, वो अकेला था, इलेक्ट्रॉन बगल में है ही नहीं, तो शील्डिंग भी नहीं होगी। 0.35 का कोई मतलब नहीं। आगे चलो, सी रूल क्या बोलता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल। तुम्हारा चॉइस सेकंड शेल में है तो n-1 बताओ ये शेल हो गई, अंदर वाली शेल ये हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? जबकि एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 0.85, तो टोटल शील्डिंग हो गई 2 × 0.85 1.7। इसको उठा के यहां रख दो 1.7। और टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3। हाँ, सॉल्व करोगे 1.3। दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 1.3 है। बोलो, समझ में आया? मान लो निकालना है क्लोरीन का 17वां इलेक्ट्रॉन। मान लो कहता है क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन पर बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17 भर गया। 17 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। हाँ, ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग कर लिया और लास्ट इलेक्ट्रॉन को चॉइस कर लिया जिस पर हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका निकालना है Z स्टार इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। हाँ बताओ, Z एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, सबकी आवाज नहीं आई, 17। हाँ, शील्डिंग रखना है, शील्डिंग, रुकावट, डिस्टरबेंस इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो बताओ चॉइस इलेक्ट्रॉन P के अंदर है ना, तो ABCD 4 रूल फॉलो होगा। हाँ, A रूल क्या बोलता है कि जो भी आप चॉइस करेंगे इसके बाहर का शील्डिंग 0, आउटसाइड का शील्डिंग 0। B क्या बोलता है कि जो भी आप चॉइस करेंगे उसके अलावा बचे इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग 0.35। कितने बचे? बोलो, 4 यहां बचे और 2 यहां बचे, 6। तो हो जाएगा 6 × 0.35 प्लस। हाँ, उसके बाद n-1 शेल के लिए, अंदर वाली शेल के लिए शील्डिंग 0.85। तो अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंदर वाली शेल, दूसरी शेल 6 और 2 8, तो 8 × 0.85 प्लस। हाँ, अब उसके बाद जो अंदर बच गए उसके लिए शील्डिंग हो जाएगी 1। कितने बचे? 2 × 1। ये आ गया टोटल शील्डिंग। सॉल्व कर दो, कितना आया? 6.1। ये आ गया आंसर। तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन, लेकिन पहुंच कितना रहा है? 6 प्रोटॉन, बाकी सब लॉस। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, सबसे पहला काम हम उस बात को प्रूव कर दें जिसके लिए हम ये रूल पढ़ रहे थे। और हमने पहला क्वेश्चन क्लास के अंदर ये उठाया था कि पोटेशियम में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो 19वां इलेक्ट्रॉन 3D में जाना चाहिए था, लेकिन जा कहाँ रहा है? 4s में। तो क्यों जा रहा है? तो तुम कहोगे इसलिए जा रहा है क्योंकि आबा प्रिंसिपल के अनुसार 4s की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी ज्यादा है। ये तुम जवाब दोगे हमको अकॉर्डिंग टू आबा। लेकिन इसी का आंसर दूसरा है, एक आंसर और है। एग्जामिनर ऑप्शन बदल के, फ्लेवर बदल के ऑप्शन देगा, तो उसका दूसरा आंसर क्या होगा? देखो सामने, देखो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना भर चुके? देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 हो गया। एक और भरना है तुमको। अच्छा, नियम के अनुसार जाना चाहिए 3D के अंदर ना, मतलब 3D 1 होना चाहिए था ना,
लेकिन तुम करते हो 3D में ना जाके 4s में जाएगा। तो 4s में जाएगा तो सब कुछ तो यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा 4s1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पोटेशियम के दो कन्फिग्रेशन हमको दिए गए हैं, अब हमको पता करना कौन सही है कौन गलत है। तो इसका तरीका ये है कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बार इस इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे और इफेक्टिव चार्ज इसका भी हम निकालेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सही है। जवाब वही सही होगा जिस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बोलो ज्यादा होगी। जिस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा, वही टिकेगा, और जिस पर कम होगा वो भाग जाएगा। बोलो भाई, जिसको मेरी बात समझ में आ जाएगी वो क्लास में बैठ जाएगा और भागेगा नहीं, और जिसको नहीं समझ में आएगी उस पर मेरा अट्रैक्शन क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, वो क्लास छोड़ के भाग जाएगा। बोलो है कि नहीं। तो हमको देखना है इन दोनों में से कौन क्लास में टिकेगा और कौन छोड़ के भागेगा। इसके लिए हम निकालेंगे इफेक्टिव चार्ज 3D1 का और फिर 4s1 का। सबसे पहले हम निकालते हैं 3D1 का। 3D1 का निकालते हैं, ग्रुपिंग कर ले पहले। ग्रुपिंग कर लिया, हाँ निकालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताओ Z माइनस सिग्मा होगा कि नहीं। हाँ बताओ Z एटॉमिक नंबर 19, तो यहाँ रखाएगा 19। हाँ शील्डिंग बताओ, इसमें चॉइस D के अंदर है ना, तो जब चॉइस D के अंदर होगा तो ए बी रूल तो वही होगा। ए रूल क्या बोलता है कि जो भी आप चॉइस करेंगे उसके आउटसाइड का शील्डिंग 0। बी बोलता है जो भी चॉइस करेंगे उसके अलावा बचा इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप का होगा 0.35, जबकि इसमें बचा ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 0.35 का कोई मतलब नहीं बनता। और सी और डी मिला के कॉमन रूल क्या था कि इसके लेफ्ट साइड, इस एनडी ग्रुप के लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन है शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 1। कितने हैं बताओ, 6 2 8, 8 8 16 2 18, 18 इंटू 1 यानी आ गया 1। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1। क्लियर हुआ। हाँ अभी सर आ जाओ, इसका निकाला जाए, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार Z माइनस सिग्मा। हाँ बताओ Z कितना एटॉमिक नंबर 19। हाँ सिग्मा निकालना है। बताओ इस समय इसकी भी ग्रुपिंग करेंगे, इसकी भी ग्रुपिंग करेंगे ना। हाँ बताओ इस समय चॉइस S के अंदर है तो ABCD 4 रूल फॉलो होगा। ए रूल कहता है चॉइस के अलावा आउटसाइड का शील्डिंग 0, और बी बोलता है चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा बचे इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35। क्या इसमें बचा तो 0.35 का कोई मतलब नहीं बना। और सी रूल क्या बोलता है कि चॉइस इलेक्ट्रॉन के अलावा ठीक अंदर वाली शेल का शील्डिंग कितना हो जाएगा 0.85। तो बताओ ठीक अंदर वाली शेल में कितने, 6 और 2 8, तो हो जाएगा 8 इंटू 0.85 प्लस, और ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 हो जाएगा। कितने बचे, 6 2 8 और 2 10, 10 इंटू 1। सॉल्व करो, 2.2 आएगा। बोलो क्या मतलब निकला कि इस इलेक्ट्रॉन पर 2.2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन पर कौन सा टाइटली होल्ड है, कौन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली पकड़ा हुआ है, 3D1 की 4s1। मतलब ये सही है और ये गलत है। बोलो बात समझ में आई। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पोटेशियम में 19वां इलेक्ट्रॉन 3D को छोड़ के 4s में क्यों जाता है, तो जवाब दोगे इसलिए जाता है क्योंकि 4s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 4s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 3D से ज्यादा है। ये इसका आंसर है। बोलो बात समझ में आया। अब तो एक होमवर्क तुम देते हैं, काम कर घर जाके, सामने देखो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड में, हाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ लिथियम का टाइम नंबर तो 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। करना क्या है, घर जाके हर एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन पर निकालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। पता इसका तुम निकलवा चुके हैं, कितना आया था 1.3 आया था। बोलो अच्छा यही काम बेरिलियम का चौथा इलेक्ट्रॉन का निकालोगे, बोरान का 5वां,
का छठा, नाइट्रोजन का सातवां, ऑक्सीजन का आठवां, फ्लोरीन का नौवां, नियॉन का 10वां निकालना। निकालने के बाद जानते हो क्या आंसर आएगा, क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, लेफ्ट टू राइट तुम जैसे बढ़ते जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसा आंसर आना चाहिए। घर जाके देख चेक कर लेना और हम आगे पूछेंगे कल। बोलो। अच्छा, फिर तुम क्या करना, डाउन द ग्रुप जैसे लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम। इन सब का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना। लास्ट इलेक्ट्रॉन का सोडियम का 11वां, पोटेशियम का 19, ऐसे सबका निकालोगे तुम पाओगे सबकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी 2.2, 2.2, 2.2। अभी इसका तुम निकाले हो, अभी निकाले थे 2.2, सबका 2.2 आएगा। अच्छा, इधर भी कांस्टेंट आएगा, सबकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहेगा और लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम चाहते तुम लोग निकाल के देख लो एक बार, देखे रहोगे ना तो तुमको विश्वास हो जाएगा। हम बोलेंगे इतना विश्वास नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं ये होमवर्क है, घर जाके चेक कर लेना कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट आता है कि नहीं और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है कि नहीं, करके देख लेना। हम आगे पूछेंगे, एक एक का पूछेंगे कितनी वैल्यू आई। बोलो क्लियर? इतना काम करके आओ, फिर इसका हम फायदा बताएंगे कि हमने इतना पढ़ा, क्या फायदा मिला हमको, इसका एप्लीकेशंस क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग का।